हेलो एवरीवन, मेरा नाम टिम्पल है और सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक JRF विद शाइन एकेडमी। जैसा हमने डिस्कस किया था कि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे जिनसे प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है और हमें लगता है कि अपकमिंग एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स थ्योरीज। इसकी जो थ्योरीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, रिड्यूस्ड हो। सेकंड, हमारा जो रिस्क लेवल है वो भी क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड होना चाहिए। मीन्स ना तो हमें ज़्यादा बोरोड फंड यूज़ करना है और ना ही हमें ओनर्स फंड यूज़ करना है।
जैसे अभी हमने अजम्पशन पढ़ी, इस अप्रोच में क्या माना गया है कि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो भी कांस्टेंट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट है। बट जैसे जैसे हम अपनी डेप्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डेप्ट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो ये थी हमारी नेट इनकम अप्रोच। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच पर चलते हैं, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो सबसे पहले ये भी क्लियर होना चाहिए आपको, ये अप्रोच किसने दी है। ये अप्रोच भी डेविड ड्यूरेंट के थ्रू दी गई है, बट ये जो अप्रोच है वो नेट इनकम अप्रोच के एग्जैक्टली अपोजिट है। मीन्स जो नेट इनकम अप्रोच थी वो रेलिवेंट थी, बट ये जो अप्रोच है वो इररेलिवेंट है। इररेलिवेंट मीन्स ये अप्रोच कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है उसका फर्म की वैल्यू पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चाहे हम किसी भी तरह की लिवरेज का यूज़ करें, मीन्स चाहे हम डेप्ट और इक्विटी की कोई भी रेशो यूज़ कर लें, तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। इफ़ यू रेज डेप्ट, अगर आप डेप्ट का ज़्यादा यूज़ करते हो तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी क्या हो जाती है, उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जब हम डेप्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो शेयर होल्डर का रिस्क है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डेप्ट को हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर पर बर्डन क्रिएट हो जाती है, उनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इस रिस्क के इंक्रीज होने की वजह से वो ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करते हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मीन्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमने चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि डेप्ट को यूज़ करके जो हमने कॉस्ट को सेव किया है, वही हमारी क्या हो जाती है, एग्जैक्टली ऑफसेट हो जाती है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों कॉस्ट जब आपस में ऑफसेट हो जाती है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये थी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब इसकी भी कुछ अजम्पशन देख लेते हैं, किस अजम्पशन पर बेस्ड इसको बनाया गया है। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, ये अप्रोच कहती है कि हम डेप्ट और इक्विटी की कोई भी रेशो यूज़ कर लें, इसका फर्म की कैपिटल पर, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, फर्म की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड क्या कहा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो लेस है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि जो डेप्ट है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। थर्ड, इसमें भी यही कहा गया है कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड फोर्थ, इसमें कहा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो कांस्टेंट रहती है एट ऑल लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मीन्स आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता। सपोज जैसे डेप्ट की जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है, 15% है। तो अगर मैं 1 लाख डिवेंचर यूज़ करती हूँ तो भी मुझे इंटरेस्ट किस रेट से देना है, 15% से देना है। और अगर मैं 2 लाख यूज़ कर रही हूँ तो भी कितना देना है, 15% देना है। तो इसमें यही कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी हम डेप्ट का कितना मर्जी यूज़ करें, चाहे हम ज़्यादा यूज़ करें चाहे हम कम यूज़ करें, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये थी इसकी अजम्पशन। अब इसी अजम्पशन पर बेस्ड हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने अजम्पशंस में पढ़ा, इसमें क्या कहा गया था कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है। मीन्स क्यों कांस्टेंट रहती है, जैसे जैसे हम डेप्ट का ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और ये दोनों कॉस्ट आपस में ऑफसेट हो जाती है, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने अपनी 2 थ्योरीज को बिल्कुल डिस्कस कर लिया है। होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम अपनी थर्ड अप्रोच पर चलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये अप्रोच किसके थ्रू दी गई है, इज़रा सोलोमन के थ्रू दी गई है। और ये जो अप्रोच है इसको हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट अप्रोच इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। एक तरह से इन दोनों अप्रोच का एक करक्ट से डिफाइन इसमें किया गया है। तो इस अप्रोच में क्या कहा गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि हमें जो डेप्ट और इक्विटी का मिक्सचर है वो एक सर्टेन पॉइंट पर बना लेना चाहिए, एक सर्टेन पॉइंट तैयार कर लेना चाहिए जहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो, रिड्यूस्ड हो और जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। तो उस एक सर्टेन पॉइंट को हमें तैयार करना चाहिए और उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं।
अगर हम इस ऑप्टिमम लेवल से भी ज़्यादा डेप्ट का यूज़ करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस अप्रोच को 3 स्टेजेस में डिफाइन किया गया है, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं स्टेज नंबर 1 की। स्टेज नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सिमिलर है नेट इनकम अप्रोच के। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती थी, नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट थी। नेट इनकम अप्रोच में ये कहा गया था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम डेप्ट का यूज़ करेंगे तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ होगी तो फर्म की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आती है इसमें स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सिमिलर है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के, बट इसमें ये कहा गया है कि हमें एक सर्टेन लेवल पर, एक सर्टेन डिग्री पर फाइनेंशियल लिवरेज का यूज़ करना है, और अगर हम एक सर्टेन डिग्री तक फाइनेंशियल लिवरेज का यूज़ करते हैं यानी डेप्ट का यूज़ करते हैं तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता, और उस लेवल को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है स्टेज नंबर 3, जिसमें ये कहा गया है अगर हम एक सर्टेन डिग्री से भी ज़्यादा डेप्ट का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसकी भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी 3 स्टेजेस में डिफाइन की गई है। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो किसके सिमिलर है, नेट इनकम अप्रोच के। जैसे कि नेट इनकम अप्रोच की असम्पशन क्या थी, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो कांस्टेंट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है वो भी कांस्टेंट है, और जैसे जैसे हम डेप्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी रिड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी स्टेज नंबर 1। अब जो स्टेज नंबर 2 है वो किसके सिमिलर है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के सिमिलर है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या कहा गया था कि जैसे जैसे हम डेप्ट का ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और ये दोनों कॉस्ट आपस में ऑफसेट हो जाती हैं, जिसके कारण जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट हो जाती है। और थर्ड स्टेज में क्या कहा गया था, अगर हम इस डिग्री से भी ज़्यादा डेप्ट का यूज़ करते हैं तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इंक्रीज़ होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच पर चलते हैं, मोदीगिलानी एंड मिलर थ्योरी। मोदीगिलानी एंड मिलर थ्योरी मोदीगिलानी एंड मिलर के थ्रू ही दी गई है, और इसने जो है 2 अप्रोचेस को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स और सेकंड इज व्हेन कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जब टैक्सेस को इग्नोर किया जाता है तो एमएम मॉडल किसको सपोर्ट करता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को सपोर्ट करता है। मीन्स ये कहता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इररेलेवेंट है, वो फर्म की वैल्यू पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं डालते। नेक्स्ट है कि इसके लिए जो एमएम मॉडल ने बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दी है, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन में इसने आर्बिट्रेरीज प्रोसेस को डिफाइन किया है। अब हम आर्बिट्रेरीज प्रोसेस को समझते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू आर्बिट्रेरीज प्रोसेस को हम समझेंगे। तो जैसे कि इसमें 2 हमारे पास सिमिलर फॉर्म्स हैं, एक फर्म एक्स है और एक फर्म वाई है, ये बिल्कुल सिमिलर है, बट जो फर्म एक्स है वो डेप्ट का यूज़ करती है और जो फर्म वाई है वो अनलिवरेज यानी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का यूज़ करती है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जो फर्म एक्स है उसकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस हाई है, बट जो फर्म वाई है उसकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस कम है। तो अब जो फर्म एक्स के इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस हाई है तो वो उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, और उसको सेल करके वो किसकी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, फर्म वाई की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। तो इस तरह का जो बाइंग बिहेवियर है फर्म एक्स के इन्वेस्टर का, यानी कि जब फर्म एक्स के इन्वेस्टर फर्म वाई की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेंगे तो इससे जो फर्म वाई की सिक्योरिटीज़ है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जब फर्म एक्स के इन्वेस्टर कॉन्टीन्यूसली अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे तो फर्म एक्स की जो सिक्योरिटीज़ है उनकी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज़ होने का मतलब होता है कि जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो इस तरह जो सिचुएशन है बिल्कुल अपोजिट होती रहेगी। तो ये कहती है आर्बिट्रेज प्रोसेस कि जो दो फर्म बिल्कुल सिमिलर है एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, उनकी जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस है वो ज़्यादा टाइम तक डिफरेंट नहीं रह सकता, क्योंकि आर्बिट्रेज प्रोसेस एग्जिस्ट कर जाती है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इररेलेवेंट है। इसके लिए हमें आर्बिट्रेज प्रोसेस रीज़न दिया गया है कि क्यों कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इररेलेवेंट है, क्यों वो फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं डालता। अब इसके बाद हमारे पास इसने सेकेंड अप्रोच दी है व्हेन कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट। जब टैक्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये जो MM मॉडल है वो किसको सपोर्ट करता है, नेट इनकम अप्रोच को सपोर्ट करता है। मीन्स बिल्कुल सिमिलर हो जाता है नेट इनकम अप्रोच के, जिसमें कहा गया था नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट है। मीन्स जिसमें कहा गया था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि जब हम डेप्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस होती थी? क्योंकि डेप्ट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता था। इसकी हमने दो रीज़न पढ़े थे। फर्स्ट कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिविडेंड, और सेकंड हमने पढ़ा था जब हम टैक्स कंप्यूट करते हैं तो इंटरेस्ट को डिडक्टेबल एक्सपेंस माना जाता है, जो डेप्ट को चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बना देता है। तो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस बनाने के लिए डेप्ट को टैक्स एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तो जब टैक्स एग्जिस्ट करते हैं तो डेप्ट क्या बन जाता है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है, और इसीलिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो ये कहा गया है MM मॉडल में, जो बिल्कुल रियलिस्टिक है। रीज़न डिफाइन किए गए हैं कि क्यों कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट है और क्यों इररेलेवेंट है। और अगर आप फर्स्ट 2 थ्योरीज को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो जो बाकी की 2 थ्योरीज हैं उनको समझने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जो मॉक टेस्ट है वही हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। ये पेपर 1 के लिए है। और इस लेक्चर की PDF के लिए आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फेसबुक पेज को आप शाइन अकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट के थ्रू सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको इन सभी चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। तब नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon for the latest updates.